नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन ये दंगल में, राजनीति के दंगल में अपने आप को पहचान बनाने के लिए, पहचान को कायम करने के लिए और विधान सभा में अपनी आवाज को बुलंदी से रखने के लिए ये मैदान में आ चुके हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि आप ईचागढ़ विधानसभा ही क्यों चुने और कहीं क्यों नहीं। नमस्कार सर, जोहार। नमस्कार आप सभी तमाम दर्शकों को और आपके इस चैनल को भी। आपका सवाल जैसा कि ईचागढ़ ही क्यों चुने, हम आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट हैं, उसमें एक ईचागढ़ भी विधानसभा क्षेत्र है जिसकी संख्या 50 है। हम आपको बता दें कि इस 24 साल के कालखंड में, जिसको जुआ झारखंड के नाम से हम लोग जानते हैं, जब बिहार से अलग हुए झारखंड का आज 24 साल हो गया। इस 24 साल में जो विधानसभा का चुनाव हुए और जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीत के विधानसभा जो कानून बनाने के मंदिर उसमें गए, उस विधानसभा में खासकर ईचागढ़ विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र की जो मूल समस्याएं थी बखूबी उस समस्या को उठाया नहीं गया। आपको हम बता दें कि ईचागढ़ में सबसे बड़ा जो समस्या है वो समस्या विस्थापन का है। 185 गांव चांडिल डैम सहित अन्य परियोजना के लिए ईचागढ़ में विस्थापित हुए। 185 गांव के रैयतों का जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन जमीन अधिग्रहण के पश्चात जो नियमानुकूल भूमि अधिग्रहण में जो कानून बनाए गए हैं, पुनर्वास, उसके साथ साथ उचित मुआवजा और सर्व योगदान का भी ये प्रावधान है। हमको लगता है कि अधिग्रहण के आज एक लंबे समय हो गए, लेकिन भूमि अधिग्रहण के बाद आज तक उन विस्थापित रैयतों के समस्या जो बना हुआ है, उस समस्या पर, उस जनहित पर विधानसभा में कारगर आवाज लोग नहीं उठा पाए। मेरा मानना है कि एज एक झारखंड के अधिवक्ता होने के नाते बखूबी हम जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण के पश्चात रैयतों को जो उसका पुनर्वास या मुआवजा या सर्व योगदान देने का जो प्रावधान है वो कैसे दिलाया जा सकता है। तो हमको लगा कि जो 24 साल में जो मुद्दे विधानसभा में विस्थापन के सवाल पर नहीं उठ पाया, बखूबी हम उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं और अब लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मेरा लड़ाई सीधा सीधी गरीब लोगों का और उसकी समस्या के साथ है। आज ईचागढ़ आप चले जाइए, आप देखें वहां पे जो गरीब गुरुआ लोग हैं, सच माने में जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों का जो जमीनी समस्याएं हैं उस पर काबू पाने के लिए कोई कारगर नीति निर्धारण नहीं हुआ। मेरा मानना है कि वहां पे ऐसे समाज के लोग रहते हैं जिन समाजों के बीच राजनीति का किरण नहीं पहुंचा, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस दिशा में अध्ययन करते हुए मैंने भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और झारखंड नवनिर्माण महासभा जनमत का जो गठबंधन है 10 दलों का, उसका सर्व सहमति से हम प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरा ये वादा है कि आने वाला दिन में जो वहां के मूल समस्याएं हैं उसको बखूबी हम विधानसभा में उठावेंगे। उसके साथ साथ हमने ईचागढ़ क्षेत्र का, चाहे निमडी ब्लॉक हो, चाहे कुकड़ू ब्लॉक हो, चाहे चांडिल ब्लॉक हो, चाहे वो ईचागढ़ हो, ऐसे तमाम जो अंचल क्षेत्र में वासी निवास करते हैं, मैंने देखा है बहुत से ऐसे मेधावी छात्र हैं जो पढ़ना लिखना तो चाहते हैं, लेकिन वो जो है सो ऊंच जो कोटि का जो फीस जहां लगता है जिन प्रतिष्ठानों में, वहां पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो मेरा पहला प्राथमिकता तो विस्थापन का था, दूसरी प्राथमिकता होगी
कि हम समता मूलक समाज के अंदर जो पढ़ाई की बात है, जो शिक्षा की बात है, उसको हम ये चाहते हैं कि जिस स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा, जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा, माने समान रूप से जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिन उन्नति प्रतिष्ठानों में अमीर का बेटा पढ़ेगा, उसी प्रतिष्ठान में गरीब का बेटा पढ़ेगा, मेधावी छात्र पढ़ेंगे, वो भी सरकारी अनुदान पर पढ़ेंगे। तो सामान्य शिक्षा नीति इस राज्य के अंदर लागू कराना मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तीसरी प्राथमिकता, आप देखे होंगे आए दिन नियोजन के सवाल पर, आए दिन जो वैकेंसियां हैं उनके सवाल पर जो परीक्षाएं होती है, हमको लगता है कि मूल रूप से बढ़िया ढंग का परीक्षा नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं जो है परीक्षा नियंत्रक या राज्य सरकार या इससे संबंधित जो भी ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं, जिनके द्वारा ठीक ढंग से छात्रों के भविष्य का मापदंड तय नहीं किया जाता है। मेरा मानना है कि यदि जनादेश हमको प्राप्त होता है ईचागढ़ से, तो मैं इन तमाम विषयों को विधानसभा में उठाऊंगा। और आपको ये बता दें कि आए दिन आप देखते होंगे कि झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो धरना प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया है। भारतवर्ष का एक ऐसा झारखंड प्रदेश जहां सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन हुआ करता है। इसका सीधा कारण यह है कि धरना लोग देते हैं, मांग पत्र सरकार को दिया जाता है, लेकिन मांग पत्र पर क्या कार्रवाई हुआ, इस बिंदु पर जो धरना देने वाले लोग हैं, ऐसे संस्था के लोगों को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है। तो यदि जनादेश प्राप्त होता है और हम चुनाव जीत के विधानमंडल में जाते हैं और हमारी सरकार अगर बनती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धरना प्रदर्शन में जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको ये बता दें कि आज झारखंड राज्य में धरना प्रदर्शन करने वाले जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वहां पे लाठियां चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं, पानी के बौछार चलाया जाता है। हमको लगता है कहीं न कहीं इस राज्य में आप अपने मौलिक अधिकार के लिए जब आवाज उठाते हैं, तो आपका मौलिक अधिकार खतरे में है। लाठियां चलाना मतलब आपका फंडामेंटल राइट पर चोट पहुंचाना, इन तमाम विषय जो व्याप्त हैं, जो इस राज्य की कुरीति है, ऐसे कुरीतियों को दूर करना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके साथ-साथ आज आप देखे होंगे कि झारखंड प्रदेश के अंदर जो खनिज संपदाएं हैं, ऐसे तमाम खनिज संपदाओं से भारतवर्ष का 40% अर्थव्यवस्था की खर्चा जो है चलती है। इस 40% अर्थव्यवस्था की जो खर्चा चलती है, तो मान लीजिए कि जिस राज्य का 40% खनिज संपदा से खर्चा भारत सरकार का चल रहा है, ऐसे राज्य में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बेरोजगार हैं, लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा जो है सो धनी प्रदेश में यहाँ के लोग रोजमर्रा की जिंदगी जिए, यहाँ का शिक्षित नौजवान वो नौकरी के लिए भटके, ये हमको लगता है इस राज्य के लिए और राज्य सरकार के लिए गंभीर विषय है। तो कहीं न कहीं चूक जो है इस 24 साल में जो पक्ष और विपक्ष यानी एनडीए और इंडिया, ये दोनों गठबंधन का जो सरकार बारी-बारी से बदल के इस प्रदेश में स्थापित हुई, इनके नेतृत्व में इस प्रदेश में सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। कहीं न कहीं आज भी जनता को तीसरा विकल्प का आज तलाश है और तीसरे विकल्प के रूप में आज हम लोग चुनाव मैदान में हैं और भागीदारी पार्टी सहित जनमत के जो भी प्रत्याशी हैं, हमको लगता है उसके तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। लोगों में चाहत है कि इस राज्य के अंदर पढ़ा लिखा, खास करके जो विधि का ज्ञान रखता हो, ऐसे विधि के ज्ञान रखने वाले लोग चुनाव जीत के विधानसभा में जाएं, जो कानून बनाने का मंदिर है। अब अनपढ़, निरक्षर आदमी को चुनाव जिता के विधानसभा में भेज दिया जाए, तो जो कानून बनाने का मंदिर है, खुद ही वो जो है सो अनपढ़ होगा, खुद ही वो निरक्षर होगा, तो विधि क्या निर्माण करेगा? और विधि अगर ठीक ढंग से निर्माण नहीं होगा, तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी में ठीक ढंग से लागू नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही है, जो कार्यरूप देता है, तो विधायिकी का या विधानमंडल के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं, जिसको कार्यरूप दिया जाता है, हमको लगता है उसके नियंत्रण के लिए पढ़ा लिखा जो सदस्य विधानसभा में जाएगा, उसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस राज्य में यदि नियंत्रण अगर ब्यूरोक्रेसी पे चाहते हैं, विकास चाहते हैं, नीति चाहते हैं, निर्धारण चाहते हैं, राज्य के अंदर जो है सो आप रोजी रोजगार के अच्छा जो है सो विधेयक लाना चाहते हैं, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति को चुनाव जिता के जनता को भेजना चाहिए। और हमको लगता है ईचागढ़ विधानसभा में और जो मेरा घोषणा है, हमने जनता के सामने रखा है और अभी चुनाव प्रचार का क्रम जारी है। अभी हम लोग और भी गांव-गांव में
जा रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में हमको लगता है कि जो ईचागढ़ की मूलभूत समस्या है, उस बिंदु पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना था कि हमको ईचागढ़ विधानसभा चुनाव लड़ना था। मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और उस समय लोकसभा के चुनाव के समय लोगों का एक कहना था कि सर आप विधानसभा के चुनाव लड़ें, निश्चित रूप से विधानसभा में आप चुनाव जीतेंगे। मैं इसी बातों को ध्यान में रखते हुए और मैंने ईचागढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और आगे भी हम अपना कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं। आप सर संग्रह दिशा मोर्चा के साथ साथ अपना जो पार्टी आपका है, उस चुनाव चिन्ह आपका घड़ा छाप है। आपने जहां तक हमको मालूम चला कि आपने घड़ा छाप को सिलेक्शन ही किया। आखिर घड़े में कुछ राज है क्या? घड़ा में कुछ ऐसा कुछ है क्या कि जो उस घड़े को आपने चुनाव से संपर्क साध के मतलब उस चीज को आपने लेने की कोशिश किया? उस पर क्या राज है घड़ा का पीछे? देखिए, घड़ा के पीछे कोई राज नहीं है। आज भारत सरकार निर्वाचन आयोग में जो चुनाव चिन्ह स्पष्ट किए गए हैं उसमें एक घड़ा भी है और हमको लगता है कि देखिए घड़ा क्या है, अपना अपना एक चुनाव लड़ने का चिन्ह होना चाहिए। तो हमने चुनाव चिन्ह के रूप में घड़ा को रखा क्योंकि घड़ा को देखने से भी वो लगता है ये घड़ा है, आसानी से चुनाव चिन्ह को लोग पहचानते हैं। तो हमको लगता है कि भारत सरकार के जो अपना चुनाव जो आयोग है, उस चुनाव आयोग में जो घड़ा का चिन्ह है, हमने चुनाव चिन्ह को रखा है, उसमें कोई राज नहीं है। सर एक चीज और सवाल है कि जिस चुनाव जगह आप लड़ रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं एक परिवार का ज्यादातर उस जगह को दबदबा रहा और वहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दो का बेसिक वहां पे दबदबा रहा। उस जगह पे आप तीसरा मोर्चा में अपने आप को कहां पर उन लोगों के बीच में आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाइएगा? देखिए क्या है ना, जनता का फोकस समझिए, जनता का फोकस समझिए कि जिस झारखंड राज्य का निर्माण झारखंड प्रदेश संथाल परगना छोटा नागपुर के लोगों ने लड़के बनाया था, तो लड़के बनाने का मतलब ये साफ साफ था कि झारखंड प्रदेश का जब अलग होगा तो झारखंड प्रदेश के गठन के बाद झारखंड के रहने वाले तमाम जनमानस, वो किसी जाति धर्म का हो, किसी प्रोविंस का हो, किसी राज्य का, मतलब ही नहीं था। मतलब ये था कि यदि झारखंड प्रदेश का गठन हो जाए, जैसे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उत्तराखंड का गठन हुआ, उसी क्रम में झारखंड का भी गठन हुआ था। तो झारखंड के गठन के बाद ईचागढ़ विधानसभा में जो कर्मवार जो विकास का काम दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। वो जनता जान रही है। तो पक्ष का भी और विपक्ष का भी दोनों प्रतिनिधियों को लोगों ने वोट देके विधानसभा भेज के देखा है। सवाल है, जनता बदलाव चाहती है और जनता ये चाहती है कि कोई कारगर जो है सो यहाँ का जनप्रतिनिधि हो जो विधि का ज्ञान रखता हो। तो मेरा मानना है कि आम जनता का फोकस ये है कि वो चाहते हैं कि एक सिद्ध जो कानून से सिद्ध हो, सिद्ध पुरुष के रूप में यदि विधानसभा में जाता तो जनता का विकास का जो आवाज उठाएगी। तो हमको लगता है कि आज ईचागढ़ के जनताओं का रुझान बढ़ा है। अब पक्ष और विपक्ष का अपना मोनोफेस्टो है, वो अपना जो है मोनोफेस्टो लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा तीसरा विकल्प का अपना मोनोफेस्टो है, मेरा अपना घोषणा पत्र है। जनता को तय करना है कि जनादेश किसके तरफ जाएगा। जनता जनादेश के लिए तैयार है। अभी सर एक बहुत बड़ा समस्या है पलायन का, और हमको जहां तक लगता है जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी एक इस तरह का समस्या है। पलायन हो गया, बेरोजगारी हो गया, महिलाओं का साथ में जो इस तरह का घटना घटना, आज का भी एक घटना शायद घटा है चतरा में। तो इस तरह का जो घटना, देखिए पलायन, अब देखना हो कि पलायन कैसा पलायन, रोजी रोटी के लिए पलायन। तो जिस राज्य में, हमने तो आपको पहले ही कहा कि आज आप देखें झारखंड में उत्तर प्रदेश के लोग आके यहाँ रोजी रोटी कर रहे हैं, बिहार के लोग रोजी रोटी कर रहे हैं, दिल्ली से लोग आके रोजी रोटी कर रहे हैं, बंगाल के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, यानी अन्य अन्य विभिन्न प्रदेशों से आके जो झारखंड में रोजी रोटी कर रहे हैं। और अगर झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए राज्य सरकार दोषी है, क्योंकि आप उनके रोजी रोजगार के लिए उत्तम जो है विधेयक लाके आप राज्य के अंदर जो अवसर नहीं ला पाए तो लोग पलायन कर रहे हैं।
सीधा-सीधी अगर दोष किसी के ऊपर जाता है तो सरकार के ऊपर जाता है। मेरा मानना है कि यदि तीसरे विकल्प की सरकार अगर झारखंड में स्थापित होती है, तो रोजी-रोजगार का अवसर कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए विधेयक लाएँगे और हमको लगता है कि झारखंड में वो अवसर है, सिर्फ नीति बनाने का ज़रूरत है, यहाँ से पलायन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार का जो है सो दोष जाता है कि यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। एक चीज़ और देखने को मिलता है सर, झारखंड में जो बाहर के युवाओं जो कार्य करते हैं, उनको कहीं न कहीं दुर्भावना के शिकार होना पड़ता है, कहीं न कहीं इस तरह का सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ को लेकर के जो बेरोज़गारी युवाओं के प्रति जो है, और एक और इसी में हम जोड़ देते हैं कि अभी जो तत्काल जो एक बहाली हुआ, बहाली के दरमियान में कुछ लोगों को दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनको उस चीज़ को लेकर कैसे आप सर जनता के बीच में जाइएगा, क्या कर पाइएगा? देखिए क्या है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश के अंदर अन्य विभिन्न प्रकार के राज्य में हैं, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत जो है एक संघात्मक देश है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी यहाँ है। इस देश में जहाँ तक नौकरी पेशा का सवाल है, तो इस देश के हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, वो किसी भी राज्य में नौकरी कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसकी योग्यता यदि ये तय करती है कि अमुक पद के लिए वो नौकरी के लिए एंटाइटल है, तो हमको लगता है कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो हर एक व्यक्ति किसी भी राज्य में नौकरी कर सकता है। जैसे आपको अब उदाहरण के लिए बताते हैं, आप एक आईएएस को ले लीजिए, एक आईपीएस को ले लीजिए, एक आईएफएस को ले लीजिए, एक आईटीएस को ले लीजिए। ये जो प्रशासनिक सेवाएँ हैं, क्या किसी एक राज्य के लिए जो है सो निर्धारित है क्या? ये पूरे भारतवर्ष के लिए निर्धारित सेवाएँ हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आज जो है सो पूरे भारतवर्ष के किसी भी स्टेट में जाके उसकी सेवा होती है। तो अगर कहीं न कहीं कोई दुर्भाग्य की बात करता है, दुर्भावना की बात करता है, मेरे हिसाब से इस देश के अंदर वो औचित्य नहीं है और इन बिंदुओं पर यदि कोई किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा फैलाता है, कोई आवाज़ उठाता है, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरा मानना है, इस देश के अंदर समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहिए। समतामूलक समाज के निर्माण के नेतृत्व में एक समतामूलक सरकार की गठन करना चाहिए। सभी धर्म, सभी बिरादरी के लोगों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के सवाल पर हो, चाहे वो रोजी-रोटी के सवाल पर हो, चाहे वो नियोजन के सवाल पर हो। तो मेरा मानना है कि लोग क्या कहते हैं उस बिंदु पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारा अपना जो नीति है, हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर और इस राज्य के अंदर समतामूलक समाज का निर्माण हो। कहीं न कोई बाहरी, कहीं न कोई भीतरी, कहीं न कोई जात, न कहीं न कोई पात, ना कोई प्रोविंस, ना किसी प्रकार का कोई भेदभाव। मेरा कहना है कि मेरिट और योग्यता के आधार पर आज इस देश के अंदर यदि कोई भी सरकार का पद सृजित है, वहाँ पर नौकरी करने का सबको राइट है। तो ये हमारे साथ है श्याम बिहारी प्रजापति जी, और भागीदारी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इचागढ़ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये हमारे साथ अपनी बातों को बेबाक तरीके से अपना रखे। आगे देखते रहे नजर 24 लाइव।